प्रेमचंद की निर्मला को जब भी हम देखते हैं तो उसे दहेज और अनमेल विवाह की कहानी कहा जाता है। हाँ, ज्यादातर यही समझा जाता है। लेकिन आज हम इसके पन्ने पलटकर उन साइकोलॉजिकल मतलब उन मनोवैज्ञानिक परतों को देखेंगे जो इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती हैं। बिल्कुल। जैसे शक का मनोविज्ञान, संवादहीनता की त्रासदी और एक बेगुनाह लड़की का खुद अपनी ही नजरों में गुनहगार बन जाना। सही कहा आपने। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं जो इन पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, तो चलिए इस कहानी के किरदारों के मन में झांकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक सामाजिक लेन देन के तनाव से होती है। निर्मला के होने वाले ससुर हैं भालचंद्र सिन्हा, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, कि उन्हें दहेज का एक पैसा नहीं चाहिए। एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन निर्मला के पिता उदय भानुलाल वो फिर भी बारात की खातिरदारी में 20,000 रुपए खर्च करने का बजट बना रहे हैं। अच्छा। वो दिखा रहे हैं कि दहेज सिर्फ मतलब लेन देन नहीं है, बल्कि इज्जत और स्टेटस का एक दिखावा भी है। हाँ, जिसका बोझ लड़की वालों पर ही पड़ता है, चाहे लड़के वाले कितने भी आदर्शवादी होने का नाटक करें, बोझ तो उन्हीं पर है। और इस सब के बीच में है 15 साल की निर्मला, जो कल तक गुड़ियों से खेल रही थी। वो शादी की बात सुनते ही मतलब रातों रात बदल जाती है, गंभीर हो जाती है, चुपचाप अकेली रहने वाली। उसकी छोटी बहन कृष्णा तो शादी के जश्न को लेकर उत्साहित है, लेकिन निर्मला के मन में डर है। ये बदलाव सिर्फ उम्र का तकाजा तो नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये उस एहसास से आता है कि उसका बचपन वो उससे छीन ही ना जा रहा है। अच्छा। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु उठा रहे हैं। निर्मला के लिए शादी कोई खुशी का अवसर नहीं, बल्कि एक अनजान भविष्य का डर है। और इसी डर को प्रेमचंद एक सपने के जरिए सामने लाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। निर्मला सपना देखती है कि वो नदी किनारे खड़ी है, एक सुंदर नाव आती है, पर मल्लाह कहता है तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। अरे। फिर एक टूटी फूटी पुरानी नाव आती है और मल्लाह कहता है तुम्हारे लिए यही भेजी गई है। ये तो बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। मतलब उसके अवचेतन मन को पहले से पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ, ये सिर्फ एक बुरा शगुन नहीं है, ये प्रेमचंद की कहानी कहने की कला है, जिसे हम फोरशैडोइंग या पूर्व सूचना कहते हैं। अच्छा। सुंदर नाव वो सपनों का संसार है जो समाज हर लड़की को दिखाता है, और टूटी नाव वो हकीकत है जो दहेज जैसी कुप्रथाओं के बाद उसे मिलती है। ये निर्मला के अवचेतन मन का विद्रोह है, जो जान रहा है कि उसके साथ अन्याय होने वाला है। मतलब उसकी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो तैयार नहीं है कि उसे टूटी फूटी नाव में ही अपनी जिंदगी की यात्रा करनी पड़ेगी। कहानी आगे बढ़ती है और शादी की तैयारियों के बीच एक रात निर्मला के माता पिता में खर्च को लेकर जोरदार बहस हो जाती है। उसकी माँ कल्याणी कहती हैं कि कर्ज लेकर इतनी फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं है। और यहाँ हमें उस दौर के पारिवारिक ढांचे की एक झलक मिलती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि उदय भानुलाल, जो एक वकील हैं, अपने पुरुषवादी अहंकार में घर छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ बहस पर? हाँ, उनका इरादा अपनी पत्नी को सबक सिखाने का था। वो चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में पत्नी को उनकी अहमियत का एहसास हो। लेकिन यही प्रेमचंद कहानियों में एक भयानक मोड़ लाते हैं। ये एक छोटा सा घरेलू झगड़ा एक ऐसी त्रासदी में बदल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं प्रेमचंद की कहानी में आयरनी मतलब विडंबना का जबरदस्त इस्तेमाल दिखता है। उदय भानुलाल घर छोड़ते हैं अपनी अहमियत साबित करने के लिए, और होता ठीक उल्टा है। होता यह है कि उनकी गैर मौजूदगी ही उनके परिवार की बर्बादी का कारण बन जाती है। रास्ते में उनका एक पुराना दुश्मन मतई, जिसे उन्होंने कभी सजा दिलवाई थी, उन पर हमला करके उनकी हत्या कर देता है। वो अपनी इज्जत बचाने निकले थे, और उनकी मौत के बाद उनके परिवार की इज्जत ही दांव पर लग जाती है। पिता की मौत अपने आप में एक त्रासदी थी, लेकिन शायद उससे भी बड़ी त्रासदी ये थी कि समाज ने इस मौके पर अपना असली चेहरा दिखाया। बिल्कुल, और यहीं प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि उस समाज में संवेदनाएं और वादे कितने खोखले थे। भालचंद्र सिन्हा, जिनसे निर्मला का रिश्ता तय हुआ था, वो अपना वादा तोड़ देते हैं। मतलब साफ मुकर जाते हैं। वो पुरोहित के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि उदय भानुलाल की मौत से उनका दाहिना हाथ कट गया है, लेकिन पीठ पीछे असल वजह ये होती है कि अब मोटा दहेज नहीं मिलेगा। अच्छा। उनका बेटा भुवन मोहन तो साफ कहता है कि उसे कम से कम 1 लाख दहेज वाली लड़की चाहिए। ये उस समाज का पर्दाफाश है जहां इंसान की कीमत उसकी आर्थिक हैसियत से तय होती थी। और निर्मला की माँ कल्याणी, उनकी हालत तो और भी खराब है। एक तो पति की मौत का दुख, ऊपर से समाज का ये ताना कि उनकी बहस की वजह से ही
उदय भानुलाल भर से निकले थे। हाँ, वो इल्जाम भी उन पर ही आ गया। अब उनकी बस एक ही प्राथमिकता रह जाती है, किसी भी तरह बेटी के सर का बोझ उतारना। और इसी मजबूरी से निर्मला की जिंदगी का दूसरा और सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। उसकी शादी मुंशी तोताराम से तय कर दी जाती है, जो उम्र में उनसे बहुत बड़े थे। 40 साल के विधुर वकील, जिनके पहले से 3 बेटे हैं। ये एक अनमेल विवाह है जो इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें दहेज का कोई लेन देन नहीं था। तो एक तरह से ये एक सौदा था। हाँ, निर्मला की माँ के लिए ये एक सौदा ही था, बेटी की इज्जत के बदले उसकी पूरी जिंदगी का सौदा। निर्मला एक ऐसे घर में पहुंचती है जहां उसका पति उससे 25 साल बड़ा है। घर में एक विधवा ननद रुक्मिणी है जो उसे हर बात पर कोसती है। माहौल बहुत घुटन भरा था। हाँ, तोताराम कोशिश तो बहुत करते हैं निर्मला को खुश रखने की, जैसे तोहफे लाते हैं, सिनेमा ले जाते हैं, लेकिन निर्मला के मन में उनके लिए पति का भाव कभी आ ही नहीं पाता। कैसे आता? वो उन्हें एक बुजुर्ग की तरह सम्मान तो देती है पर प्रेम नहीं कर पाती। सही बात है। इस घुटन भरे माहौल में उसे थोड़ी सी राहत मिलती है अपने सौतेले बेटों के साथ, खासकर सबसे बड़े बेटे मनसाराम के साथ, जिसकी उम्र निर्मला के करीब थी। हाँ, काफी करीब है। और दोनों के बीच एक बहुत ही स्वाभाविक दोस्ती और अपनेपन का रिश्ता बन जाता है। निर्मला उसे अंग्रेजी पढ़ाने लगती है और मनसाराम उसमें अपनी माँ की छाया देखने लगता है। तो ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता था। पूरी कहानी में एकमात्र पवित्र और निश्चल रिश्ता यही है। लेकिन शायद यही पवित्रता तोताराम को खटकने लगती है। वो अपनी उम्र और निर्मला की खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित है। वो बाल रंगना शुरू कर देते हैं, फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाते हैं। ये सब पढ़ते हुए उन पर तरस भी आता है और उनकी सोच पर हैरानी भी होती है। असल में ये सिर्फ उम्र के अंतर से पैदा हुई असुरक्षा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। ये उस वक्त के पुरुषवादी समाज की असुरक्षा है। तोताराम को लगता है कि वो निर्मला को तोहफों और पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जब उन्हें निर्मला और मनसाराम के बीच एक असली भावनात्मक जुड़ाव दिखता है, एक ऐसा जुड़ाव जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, बिल्कुल, तो उनका अहंकार और असुरक्षा दोनों जाग जाते हैं। वो उस रिश्ते की पवित्रता को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी दुनिया में औरत और मर्द का रिश्ता अधिकार और शक पर आधारित है, बराबरी और दोस्ती पर नहीं। और इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है वो सांप वाली घटना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मोड़ था। जब घर में सांप निकलता है तो तोताराम की सारी बहादुरी हवा हो जाती है और वो डर के मारे छिप जाते हैं, जबकि मनसाराम वो हिम्मत दिखाकर उस सांप को मार डालता है। इस एक घटना ने शायद तोताराम के मन में शक का बीज और गहरा कर दिया होगा। बिल्कुल। उस दिन मनसाराम निर्मला की नजरों में हीरो बन गया और तोताराम विलेन। और यहीं से तोताराम के मन में शक का जहर पूरी तरह फैल जाता है। वो निर्मला और मनसाराम के पवित्र रिश्ते को अपनी कुत्सित नजरों से देखने लगते हैं। और जब एक इंसान शक करने पर आता है तो उसे हर सामान्य बात में भी साजिश नजर आने लगती है। तोताराम का मनसाराम को बोर्डिंग भेजना ये सिर्फ एक पिता का गलत फैसला था, या इसमें हमें उस दौर की पितृसत्ता की झलक भी मिलती है जहां घर के मुखिया का शक ही अंतिम सच मान लिया जाता था? ये पितृसत्ता का क्रूरतम रूप है। तोताराम ने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की, किसी से बात नहीं की, न निर्मला से बात की, न मनसाराम से। उन्होंने बस अपने शक को सच मान लिया और एक तरफा फैसला सुना दिया। मनसाराम पर आवारागर्दी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे हॉस्टल भेजने का फरमान जारी कर दिया। ये तो ताकत का प्रदर्शन था एक तरह से। बिल्कुल, वो ये दिखा रहे थे कि इस घर में उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। और इस एक फैसले ने तीनों की जिंदगी में तूफान ला दिया। निर्मला तो समझ गई कि ये सब उसके पिता के शक की वजह से हो रहा है और वो डर के मारे मनसाराम से दूर हो गई। हाँ, लेकिन बेचारा मनसाराम, उसे लगा कि उसके पिता उस पर शक कर रहे हैं और शायद निर्मला ने ही उसकी झूठी शिकायत की है। यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। मनसाराम, जो एक होनहार छात्र था, इस दोहरे सदमे से टूट जाता है। पिता का अविश्वास और जिस औरत को वो माँ की तरह मानता था, उसका विश्वासघात। वो खाना पीना छोड़ देता है, बीमार और उदास रहने लगता है। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि मानसिक चोट वो शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और यहाँ कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल आता है। एक रात मनसाराम भूखा बैठा रो रहा होता है। निर्मला से रहा नहीं जाता और वो उससे खाना खाने की मिन्नतें करने जाती है। मनसाराम लगभग मान भी जाता है, लेकिन तभी कमरे में तोताराम आ जाते हैं और उन्हें देखते ही निर्मला के अंदर का डर जाग जाता है। हाँ।
उसे लगता है कि अगर उसके पति ने उसे मनसाराम से इस तरह नरमी से बात करते देख लिया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। और अपने पति को देखते ही निर्मला का व्यवहार मतलब 180 डिग्री बदल जाता है। वो ऐसा क्यों करती है? ये तो आत्मविनाश जैसा कदम लगता है। नहीं, वो मनसाराम पे चिल्लाने लगती है, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। ये आत्मविनाश नहीं बल्कि आत्मरक्षा की एक हताश कोशिश थी। अच्छा। निर्मला उस वक्त एक कैदी की तरह थी जिसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उसका चिल्लाना मनसाराम के लिए नहीं बल्कि तोताराम को सुनाने के लिए था। वो अपने पति को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि उससे मनसाराम की कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस कोशिश में वो एक बेगुनाह लड़के के दिल को हमेशा के लिए तोड़ देती है। हाँ, मनसाराम के लिए ये इस बात का सबूत था कि निर्मला का स्नेह सिर्फ दिखावा था और वो सच में उससे नफरत करती है। ये गलतफहमी उसके दिल पर पत्थर की लकीर बन जाती है। निर्मला का वो लड्डू भिजवाना जब अगले दिन मनसाराम हॉस्टल जा रहा होता है, वो एक हताश कोशिश थी, एक मौन संवाद की। लेकिन मनसाराम का उन्हें लौटा देना और ये संदेश भेजना कि मेरे जीने को धिक्कार है, उस संवाद का सबसे क्रूर जवाब था। हाँ, इस एक छोटे से एक्शन में हमें पूरे रिश्ते का टूटना दिखाई देता है। और जब निर्मला ये संदेश सुनती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास होता है कि मनसाराम भी सब कुछ समझ गया है। वो जान गया है कि उसके पिता उस पर और निर्मला पर शक करते हैं। अब ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं रही बल्कि एक नंगा सच बन गई है जो तीनों के सामने है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। यही संवादहीनता की सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। तो एक बेबुनियाद शक और डर के माहौल ने एक परिवार को तबाह कर दिया। निर्मला, जो खुद इस व्यवस्था का शिकार थी, अब अनजाने में ही सही एक बेगुनाह लड़के की बर्बादी का कारण भी बन गई है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की है जो एक औरत को इतनी मजबूर और शक्तिहीन बना देती है कि वो सच बोलने से भी डरती है। उसका हर कदम, हर शब्द शक के तराजू पर तौला जाता है। तो निर्मला का मौन उसकी मजबूरी थी, लेकिन यही मौन मनसाराम के लिए जहर बन गया। कहानी के इन अंशों के अंत में हमें पता चलता है कि मनसाराम हॉस्टल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी बेगुनाह पर शक की वजह से उसकी जिंदगी दांव पर लग जाए तो क्या चुप रहना भी एक गुनाह बन जाता है? बहुत गहरा सवाल है ये। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक व्यवस्था आपको सच बोलने की इजाजत ना दे तो क्या उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है?